शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया। जीएसटी को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति की दिशा में अहम कदम बताया। आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति, इसका एक सीधा परिणाम होने वाला है। एक मैसेज बहुत क्लियर जाने वाला है, कंज्यूमर इज अ किंग। अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए 5 बातों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मिनट। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जीएसटी विधेयक को देश हित में बताया। जीएसटी लागू होने से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने से एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर जैसे कई टैक्स से छुटकारा मिलेगा। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में किसी भी सामान पर एक ही टैक्स चुकाना होगा। जीएसटी लागू होने से अलग अलग राज्यों में सामान की कीमतों में फर्क खत्म होगा। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा। इसके बाद बिल को 16 राज्यों की मंजूरी भी बहुत जरूरी है। दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे पर पीएम के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। आज लोकसभा में कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन से वॉकआउट कर दिया। मायावती ने भी पूछा कि सरकार 2 साल तक क्यों सोई रही। श्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये चुप्पी साधे रहे, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। लेकिन अब इनकी आंख क्यों खुली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य और कई राज्यों में भी कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। देखिए, नीयत अगर सही रहती, जिस दिन इंसिडेंट होता उसी दिन एक्ट करते। अब सब होने के बाद बोलते फिरना, ये तो चुनावी भाषण हो गया। जब उनको अपना नुकसान दिखाई देने लगा तो सवाल सामने आ गए। इसलिए आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कल हैदराबाद में पीएम मोदी ने कहा था कि किसी को तकलीफ है तो वो उन पर वार करे, दलितों पर नहीं। शनिवार को दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम में पीएम ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को भी चेतावनी दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग रात में गलत काम करते हैं वो दिन में गौरक्षक बन जाते हैं। आरएसएस ने भी देश भर में दलितों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। आरएसएस ने सरकार से हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। उधर कश्मीर के हालात का मुद्दा आज संसद में उठा। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने और सभी दलों के प्रतिनिधियों को कश्मीर भेजने की मांग की है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य में 30 दिन से कर्फ्यू लगा है। हमें लगता है कि सरकार और खास तौर से वजीर आजम एक खामोश तमाशाई की तरह तमाशा देख रहे। Everything is paralyzed. All administration, all educational institutions, nothing seems to be working there except the armed forces. Now, if this sort of a situation, how can we remain silent? जम्मू कश्मीर में हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजनाथ सिंह से मिली। जिस तरह वाजपेयी जी के टाइम में एक बातचीत का सिलसिला हुआ था, लोगों के दिल जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था, हमें दोबारा उसको शुरू करना चाहिए। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के कुछ जिलों में पिछले 1 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा में अब तक 55 नागरिकों और 2 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में एनकाउंटर के दौरान आज बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए। एक आतंकी भी मारा गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर के पास कुछ आतंकी छिपे हैं। बीएसएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी मिली। इलाके में अभी कई और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 2016 में जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बलों के बीच करीब 20 मुठभेड़ हो चुकी हैं। 2016 में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 75 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। आतंकियों से एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 30 से ज्यादा जवान भी शहीद हुए हैं। 2016 में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 4 नागरिकों की भी जान गई है।
बीते 2 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में ये तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 26 और 30 जुलाई को नौगांव सेक्टर में एनकाउंटर हुआ था। एक आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली को जिंदा पकड़ा गया था। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को धमकी दी है। कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलाहुद्दीन ने कहा, अगर कश्मीर मुद्दे का हल नहीं किया जाता तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाहुद्दीन ने कहा, यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि कश्मीर पर वो आतंकी गुटों की मदद करे। 2 ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीर की वजह से आज तक 3 जंगें हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने कहा, ऐसी धमकियों से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बोलने वाला लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा बोलते हैं वो माहौल ख़राब करते हैं, उसका कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ को ज़्यादा हम लोग बयानबाजी नहीं करना चाहिए। सलाहुद्दीन ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चौथे युद्ध की बात कही। सलाहुद्दीन ने कहा, नतीजा जो भी हो, कश्मीरी समझौता करने को तैयार नहीं है। सलाहुद्दीन के मुताबिक कश्मीरियों के पास हथियारबंद जिहाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सलाहुद्दीन ने कहा, दुनिया या पाक समर्थन करे या नहीं, यूएन दायित्व निभाए या नहीं, कश्मीरी समझौता नहीं करेंगे। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकियों और पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान लगातार दिए जा रहे हैं। बीएसपी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ सम्मानित नेतागण बैठे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये घर मेरे लिए नया है। स्वाभाविक रूप से यहाँ सब कुछ नया नया चलेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो भी हमारे सदस्य शामिल हो रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार विधायक बने। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2009 में पडरौना विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में मायावती ने उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। 2009 चुनाव में उन्होंने केंद्रीय मंत्री RPN सिंह की मां को हरा दिया था। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्मी जाति के बड़े नेता है। यूपी में कुर्मी जाति के लगभग 6% वोट है। 22 जून को मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए मौर्य ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया था। बुलंदशहर गैंगरेप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के एसपी से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश सरकार से पूछा क्यों न मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी जानकारी मांगी कि नेशनल हाईवे पर रात के वक्त सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। इस बीच आज पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। 29 जुलाई की रात पीड़ित परिवार रात 10:30 बजे नोएडा से शाहजहांपुर के लिए निकला। रात 11:30 बजे पीड़ित परिवार नेशनल हाईवे 91 होते हुए बुलंदशहर पहुंचा। रास्ते में 12 हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ित परिवार की गाड़ी रुकवाई। बदमाशों ने पास के खेत में ले जाकर लूटपाट की। मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि पकड़े गए सभी लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आज सुबह बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस नदी में जा गिरी। उफान भरती नदी और इसमें फंसी एक स्कूल बस। तस्वीर भीलवाड़ा के बिजौलिया गांव के पास की है। हादसा आज सुबह पलकी नदी के पुल पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक पुल पर पानी होने के बावजूद ड्राइवर स्कूल बस ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुल के बीच में पहुंचकर बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो नदी में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद गाँव वालों ने स्कूल में सवार सभी बच्चों को जान पर खेल कर बचाया। लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जो बस हादसे का शिकार हुई वो AVS स्कूल की बताई जा रही है। हादसे के वक्त बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चों को निकाला जा चुका था। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई शहरों का बहुत बुरा हाल हुआ। पिछले 3 दिन से भारी बारिश के चलते जम्मू की सभी नदियां उफान पर हैं। तवी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निक्की तवी इलाके में बाढ़ में फंसे 70 लोगों का BSF ने रेस्क्यू किया। MP के उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट के पास के सभी मंदिर पानी में डूब चुके हैं। शिप्रा नदी पर बना छोटा पुल भी पानी में डूब चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। गंगोत्री राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
राजस्थान के कोटा में 3 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनंतपुरा इलाके के तालाब बस्ती में 350 घर बाढ़ की चपेट में हैं। बाहर जाने का रास्ता भी बाढ़ की वजह से बंद है, लिहाजा लोगों को प्रशासन से मदद का इंतजार है। एमपी में छतरपुर के पास जटाशंकर में एक धर्मशाला की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। बाढ़ की वजह से बिहार में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ की हालत में थोड़ा सुधार है, हालांकि बाढ़ से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश का सामना कर रहे जम्मू को आज फिलहाल थोड़ी राहत मिली है।